राजस्थान में जब से तीसरे मोर्चे के रूप में राजकुमार रोत और उनकी पार्टी ने अपना मुकाम नया बनाया है, नई जगह बनाई है, तब से उपचुनाव की जो सीटें हैं, सलूंबर से लेकर 84 से लेकर आदिवासी इलाके वाली जो सीटें हैं, उन पर किस तरीके से मुकाबले होंगे, कांग्रेस और बीजेपी किस तरीके से इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने पर तुली हुई है, कौन कौन से हैं वो प्रत्याशी जिन पर दाव खेलने की तैयारियां चल रही है, ये सारी डिटेल जानने के लिए जुड़े रहिएगा लास्ट तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए, और उस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से राजकुमार रोत अभी उभरते हुए सितारे के रूप में राजस्थान के जाने जाते हैं और आदिवासियों का चहेता नेता अगर कोई है इन दिनों तो वो राजकुमार रोत ही है, क्योंकि जितनी भी आदिवासियों की मांगे हैं उनको पुरजोर तरीके से राजकुमार रोत ने उठाने का बीड़ा उठा लिया है। और या फिर हो बात इतिहास बचाने की या फिर हो भील प्रदेश बनाने की मांग, सबको पुरजोर तरीके से उठाया है। आपको क्या लगता है कि जो ये त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस और बीजेपी, वो बना पाएगी या फिर आपको क्लीन स्वीप नजर आ रही है सीट पर? देखिए, समझने वाली बात यह है कि राजकुमार रोत के सांसद बनने के बाद जो सीट खाली हुई है वो सीट बेहद इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है 84। जिस तरह से भगवान की 84,000 योनियां होती है, उसी तरह से जो 84 सीट है ये कहीं ना कहीं आदिवासियों के लिए ऐसा मसला बन गया है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी राजनीति के लिए। अब क्योंकि राजकुमार रोत से अपेक्षाएं बहुत चरम पर है, लोकप्रियता उनकी चरम पर है, इसलिए इस सीट को भी बाप पार्टी जो है वो अपने पूरी तरह से अपने वर्चस्व का सवाल बनाकर बैठी है। और इसलिए वहां पे ज्यादा रिस्क कोई भी लेने की बजाय बाप पार्टी यहाँ से जो राजकुमार रोत का कैंडिडेट है पोपटलाल, उसे खड़ा करना चाहती है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आदिवासियों में जिस तरह से वर्चस्व बढ़ रहा है बाप पार्टी का, उसको काटने का, तोड़ने का यही सही समय है। और कांग्रेस और बीजेपी अगर इस समय कोई दाव खेल देगी तो कुछ हो सकता है जी। महेंद्रजीत सिंह मालवीय वो कैंडिडेट है जो पहले कांग्रेस में थे और वो कांग्रेस में लंबे समय तक आदिवासियों के वोट लेते आए हैं। लेकिन उनके पाला बदलने के बाद, उनके बीजेपी में जाने के बाद मानो उन पर से विश्वास सा उठ गया लोगों का। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सोच है कि विश्वास उठ जाने के बाद लोकसभा में भले ही वोटों में कमी आई हो, लेकिन वो जो कमी थी उसको अब पूरा किया जा चुका होगा, इतना वो अपने इलाके को जानते हैं। और लोकसभा क्षेत्र बड़ा होता है, विधानसभा क्षेत्र बहुत छोटा होता है, तो यहां पर माइक्रो मैनेजमेंट करने में फिर भी सफल हो सकते हैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय। और बीजेपी के पास उतना बड़ा और कोई कैंडिडेट है नहीं, सुशील कटारा वगैरह 2-3 और हैं, लेकिन उतना बड़ा कोई कैंडिडेट है नहीं, इसलिए वो ज्यादा चांसेस है कि दाव महेंद्रजीत सिंह मालवीय पे खेले। और दूसरी बात यह है कि हरियाणा चुनाव जीतने के बाद कुछ बातें बहुत क्लियर हो गई है कि कांग्रेस गठबंधन करने लायक पार्टी रही नहीं जी। तो अब बाप पार्टी को भी सोचना पड़ेगा 2 बार कांग्रेस से गठबंधन करने से पहले, और बिना गठबंधन के छोटी पार्टी कभी बड़ी हो नहीं सकती, इसलिए उनको भी कोई भरोसेमंद पार्टनर चाहिए जी। वहीं बीजेपी का आत्मविश्वास अब 4 गुना बढ़ गया है, क्योंकि ये जो लोकसभा चुनाव और उपचुनाव के बीच में अंतर आया है जी। इस पीरियड में लोग समझ गए कि अगर हमने शासन पलट दिया या स्थिर सरकार को अस्थिर कर दिया किसी भी तरीके से, तो उसका सीधा इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ेगा जी। और ये जो जबरदस्त बिजनेस चलने लगे हैं, जबरदस्त काम धंधा चलने लगा है, ये सब ठप पड़ सकता है। इसके लिए हमें स्टेबल गवर्नमेंट की जरूरत है, और यही सोचकर कहीं ना कहीं हरियाणा चुनाव के रिजल्ट ने एक स्टेबल गवर्नमेंट देने की तरफ इशारा कर दिया। लेकिन जिस तरीके से आपने बोला कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय के समीकरण बैठ सकते हैं विधानसभा चुनाव को अगर हम देखें, लेकिन आत्मसम्मान जितनी तेजी से बढ़ा है वो सही बात है, लेकिन चुनौतियां उससे कम नहीं होगी, चुनौतियां वहां पर ज्यादा हुई। मैं आपको वही बात बता रहा हूँ। तो ये जो हरियाणा चुनाव के बाद समीकरण बने हैं वो आम वोटर्स जो है, जो घर पर पूरे देश के समीकरण देख रहे हैं, उनको काफी उससे मोटिवेशन मिला है।
जी। तो वो भी एक शिफ्ट बीजेपी की तरफ हुआ है। और अब वो शिफ्ट होने के साथ साथ दूसरा बड़ा फैक्टर ये है कि आरएसएस अब वापस बीजेपी की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से आरएसएस ने कई कई दिन लोगों के घरों के अंदर बिताया आरएसएस के स्वयंसेवकों ने, और वो एक जीत का बड़ा कारण रहा, तो वो अगर वापस से आदिवासी क्षेत्रों में हो गया तो वहां से भी महेंद्रजीत सिंह मालवीय को काफी फायदा मिल सकता है। तो बीजेपी अब स्थिति पलटने के उसमें है, जबकि ना तो बाप पार्टी के पास ना ही कांग्रेस के पास कोई ऐसा बैकग्राउंड में कोई संगठन है आरएसएस के जैसा जो इतना जबरदस्त काम कर सके। और कांग्रेस की ही बात कर रहे हैं तो कांग्रेस से जो टिकट के दावेदार हैं वो ताराचंद भगौरा है और उनके 2 बेटे हैं, तो वहां पर उनके आदिवासियों में अच्छी पकड़ भी मानी जाती है। पूर्व सांसद भी रह चुके हैं ताराचंद भगौरा। लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से इतना बड़ा चेहरा महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस को छोड़कर आ गए थे, तो क्या आदिवासियों को कांग्रेस से कोई उम्मीद रही होगी? देखिए, आदिवासियों की उम्मीद तो कांग्रेस बीजेपी दोनों से घटती जा रही है और इसीलिए वो बाप पार्टी पे भरोसा कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो पूरे देश के पर्सपेक्टिव में आगे बढ़ने की वो रखते हैं कवायद, और कहीं ना कहीं उस चीज को अगर ध्यान में रखा जाए तो बीजेपी अब पासा पलट सकती है। कांग्रेस से उम्मीद बहुत कम है इन इलाकों में, बशर्ते अगर सचिन पायलट या ऐसा कोई करिश्मेटिक नेता बाप को अपनी तरफ ले ले और उनके साथ गठबंधन कर ले, जिसकी उम्मीद अब कम लगती है। लेकिन इन सीटों पर आत्मविश्वास झलक रहा है पूरा अच्छे तरीके से। राजकुमार रोड से लेकर आप देखेंगे अगर तमाम तरह के सोशल मीडिया पर जो आए दिन वीडियोस वायरल होते हैं इनके नेताओं के, और हमारे चैनल पे भी खूब कमेंट्स आते हैं। लोगों ने इतना भरोसा जता दिया है, राजकुमार रोड को अपना नायक मान लिया है, आदिवासियों ने अपना मसीहा मान लिया है और उन पर पूरा पूरा भरोसा जता दिया है। तो मुश्किल तो बहुत होने वाली है बीजेपी और कांग्रेस को। जाहिर तौर पे मुश्किल होगी, लेकिन आप इस बात को समझिए कि छोटी पार्टी जैसे आरएलपी थी, उस पर भी जाटों को बहुत भरोसा था। ये था कि आ ही जाएगा अब तो ये जो क्षेत्र है जैसलमेर बाड़मेर का हमारे पास, अब तो उम्मीदवार हम बन ही जाएंगे हमारे सांसद। हुआ क्या? आप समझ रहे हुआ क्या? तो वो वाली सारी चीजें छोटी पार्टियों के साथ होती है, और राजस्थान में अब तक बड़ी पार्टियों का ही राज रहा है। हालांकि राजकुमार रोत से लेकर रविंद्र सिंह भाटी जैसे नेता उम्मीद बहुत दिखा रहे हैं और उन उम्मीदों पे हर कोई चलना चाहता है, लेकिन उम्मीद में और हाल फिलहाल की सच्चाई में जो अंतर होता है वो उम्मीद में और जनता के मूड में क्या डिफरेंस है, ये भी यहाँ पर चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा के जो समीकरण बने वो सभी को चौंकाने वाले हैं। पार्टियों से लेकर आम जनता की चौपालों तक यही चर्चा रही कि ये कैसे हो गया। अब जनता का मूड क्या है ये पता लगाना मुश्किल है। रुझानों पर से विश्वास उठ चुका है। ये सिर्फ चर्चाओं का दौर है जो आपकी आम चौपालों से कर सियासी गलियारों तक चलती है। बाकी होगा वही जो जनता का फैसला होगा वही जिसे चुना जाएगा, जो जनता के बेहद करीब होगा, दिलों में बसता होगा, जिसको अपना भरोसा देगी उसे ही वोट मिलेगा। लेकिन ये सब तो मालूम तब पड़ेगा जब रिजल्ट्स आएंगे नवंबर में। लेकिन अगर आपने सुना है पूरा वीडियो तो बताइएगा जरूर आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, क्या सोच रहे हैं आप, कमेंट कीजिएगा, रखिएगा अपनी राय। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। Hi, I am Varun. Trending video creation is my passion and I have an experience of 15 plus years in this. Nowadays, I have observed that videos in natural background like in gardens, restaurants or cafeterias, in conference room or hotel lobbies, etc. are getting more engagements and clicks. I myself created few and they worked so well. If you are also looking for an engaging video in this type of natural background for your business promotion, I am here to help you out. My packages come with variety of services like image insertions, clip insertions, logo insertions, text overlays, etc. Go check them out now. Feel free to ask anything before ordering with me. Hope we join hands soon.